नमस्कार, जय श्री राम। आज जो है हम नेशनलिज्म, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिबेटेबल टॉपिक है, जिसको समझना पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम इग्नू के कोर्स की बात करें तो ये पॉलिटिकल थ्योरी में भी है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी है। और ये नेशनलिज्म एक ऐसा विषय है जिसमें ऐतिहासिक काल में हम जाकर देखें तो इसने अलग अलग देशों में बहुत सारी ऐसी प्रेरणाएं दी हैं जनसमूह को, जिसने बड़े बड़े क्रांतियों को जन्म दिया है। आज भी नेशनलिज्म राजनीतिक शास्त्र का एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अलग अलग तरह की कई चर्चाएं उभर कर सामने आती हैं, जो विचारों को एक नई दिशा में ले जाती हैं और किसी भी देश के प्रगति का जो रास्ता होगा वो कैसा होगा और उसमें किस तरह से सरकारें बनेंगी, ये नेशनलिज्म के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं, हो सकता है कि सारा जो इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट है या जो नेशनलिज्म के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो सारा एक वीडियो में पूरा ना हो सके। तो इसको हम बनाने के पहले तो ये बताया नहीं जा सकता कि वीडियो कितना लंबा होगा। अगर ये ज़्यादा लंबा होगा तो इसे 2 या 3 पार्ट में कर दिया जाएगा ताकि सुविधा हो। और इस विषय से संबंधित जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों में डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ उपलब्ध रहेंगे। और पीडीएफ का जो पासवर्ड होगा वो इस चैनल का नाम होगा, जो कि वहाँ पर लिख दिया जाता है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके स्क्रीन पर जो टेक्स्ट आएंगे उसी के द्वारा आपको समझाया जाएगा। जो इंग्लिश में होगा नोट्स, लेकिन बातें हिंदी में समझाई जाएंगी और जो नोट्स दिए जाएंगे वो हिंदी में वहाँ पर होंगे। और इग्नू को बेस करके ही इसको समझाने की कोशिश की जाएगी। जो हमें मुख्य रूप से समझना है वो है व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनल आइडेंटिटी और थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें कि पेरेनियल थ्योरीज, प्राइमोर्डियलिस्ट एंड सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरीज। उसके बाद अगर हम इसको कंबाइंड करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले नेशनलिज्म से, तो वहां पर मुख्य रूप से हमें अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म ये देखना है। तो हम सबसे पहले नेशनलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि ये नेशनलिज्म जो है वो है क्या। नेशनलिज्म, जिसको कि हम राष्ट्रवाद भी कहते हैं, अब क्या है, ये कहता है कि नेशनलिज्म इजंट मेयरली अ पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट, यानी कि ये सिर्फ पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट जो है वो नहीं है। तो क्या है, बट अ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि मानव स्वभाव का एक मूलभूत पहलू है। यानी नेशनलिज्म की जब हम परिभाषा दे रहे हैं और इसको समझने जा रहे हैं, तो हमको इसके साथ, चूंकि ये लोगों के समूह से संबंधित एक संकल्पना है, तो यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए ही नेशनलिज्म है, तो ह्यूमन के नेचर से इसका संबंध है, मानव के स्वभाव से इसका संबंध है। ये हमारी अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो जरूरतें हैं, मनोवैज्ञानिक जरूरतें हैं, स्टेम्स फ्रॉम आवर इनहेरेंट साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड। जो हमारी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतें हैं, अब वो सामाजिक जरूरतें क्या हैं, वो मनोवैज्ञानिक जरूरतें क्या हैं, कंपेलिंग अस टू क्रिएट कम्युनिटीज, क्योंकि हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं कि हम एक समूह में रहना चाहते हैं, हम समूह से जुड़े होते हैं, समूह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे समाज में। हम समूह से अपने आप को जुड़ाव के साथ अपना संबंध समझते हैं, समुदाय बनाते हैं, समुदाय के साथ जुड़ते हैं और अपनी हितों की रक्षा के लिए ये समुदाय हमको चाहिए होता है, क्योंकि समुदाय में ही हम अपने हित की रक्षा कर सकते हैं। हमें इसका एहसास हो या ना हो, जो राष्ट्रवाद है उसका हमारे विश्वास, मूल्य और दृष्टिकोण को आकार देने में काफी गहराई से प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति की गहराई में अगर हम जाएंगे तो हम अपनी जो ये वर्तमान दुनिया है, इसमें इसका जो प्रभाव है उसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसी को यहाँ हिंदी में राष्ट्रवाद एक राजनीतिक या सांस्कृतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि स्वभाव का एक मूलभूत पहलू है। तो स्वभाव का मूलभूत पहलू हम समझ रहे हैं कि ये क्यों है। अब यहाँ ग्रुप आइडेंटिटी की बात है।
यानी कि समूह की पहचान, ग्रुप की आइडेंट। तो होता क्या है कि मनुष्य जो है उसमें समूह बनाने और समूह बनाने के साथ समूह के साथ अपनी पहचान बनाने की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। ह्यूमन हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू फॉर्म ग्रुप एंड आइडेंटिटी विद देम। तो ये पहचान, ये जो समूह की जो पहचान होती है वो क्या होती है, बहुत सारे फैक्टर्स पर आधारित होती है। अब ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो यहाँ दिए हैं? किनशिप, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, रिश्तेदारी हो, भाषा हो, संस्कृति हो, धर्म हो या साझा अनुभव हो। ऐसे जो बहुत सारे कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उस पर आधारित हो सकती है। तो राष्ट्रवाद एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान साझा करने वाले व्यक्तियों के बीच पहचान और अपनेपन की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देकर इस सहज प्रवृत्ति को भुनाता है। दिस ग्रुप आइडेंटिटी कैन बी बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज किनशिप, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, शेयर्ड एक्सपीरियंस। नेशनलिज्म कैपिटलाइजेस ऑन दिस इनेट टेंडेंसी बाय फोस्टरिंग ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग अमंग इंडिविजुअल्स। तो आपस में क्या है, ये जो पहचान बनता है, जो अपनापन बनता है, जो अपनेपन की भावना बनती है, जो भाषा, संस्कृति, धर्म या अपने एक साझा अनुभव, साझा विरासत, जो साझा पहचान है, जो अपनी एक साझा रिश्तेदारी, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, खून का कहीं ना कहीं पीछे जाकर रिश्ता है पुरखों में, वैसी एक प्राकृतिक प्रवृत्ति और समूह की पहचान के साथ जो जुड़ा है, वो सबकी अपनी एक पहचान बन जाती है। ये कॉमन नेशनल आइडेंटिटी यानी एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान को, प्रवृत्ति को सामने लाती है। उसके बाद हम देखते हैं ट्राइबलिज्म। अब ट्राइबलिज्म क्या है? ट्राइबलिज्म का मतलब होता है कि जो मनुष्य का समाज था वो आदि काल में एक झुंड के रूप में रहता था। हर झुंड की अपनी एक खास बात होती थी, अपनी एक खास पहचान होती थी, खास रीति रिवाज होती थी, जिस रूप में हम आज के जनजातीय समाज को जानते हैं, जिसे हम आदिवासी समाज भी कहते हैं। तो पूरे इतिहास में जो मनुष्य है वो आदिवासी समाज में ही रहा है। पूरे इतिहास में, विश्व में कहीं भी हो, जब पुराने आदिकाल में जाएंगे तो जिसका समाज था वो आदिवासी समाज ही था। एक समय सभी लोग ट्राइबल ही थे। जहां किसी के जनजातीय समुदाय के प्रति जो वफादारी थी वो उस समुदाय की सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। जो भी जिस ट्राइब का मेंबर था वो अपनी सुरक्षा के लिए उससे उसको जुड़ा रहना पड़ता था और उस ट्राइब के प्रति उसकी वफादारी उसकी जरूरत होती थी। और जब आधुनिक राष्ट्र राज्य जो बना, तो ये जो पारंपरिक जनजातियों की तुलना में, जैसे कि हम वहां पर जनजातियों से जुड़े होते थे, अपने समुदाय से जुड़े होते थे छोटे से, तो राष्ट्र राज्य वही एक बड़ा स्वरूप है, बहुत बड़ा है और जटिल है। लेकिन आज भी हमको उससे जुड़ना पड़ता है, आज भी हमें उससे वफादारी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि ये शांति के लिए जरूरी है। राष्ट्रवाद जो है, इसकी अगर प्रवृत्ति देखेंगे तो वही ट्राइबल वाला जो कंसेप्ट है, ट्राइबलिज्म वर्ड से यहाँ जो बताया गया, उस ट्राइबलिज्म वर्ड के कंसेप्ट से हम समझते हैं कि उसी मूल प्रवृत्ति में इसको हम समझ सकते हैं। एक राष्ट्र के सदस्यों के बीच जो एकजुटता और वफादारी की भावना बनती है, एसोसिएटेड विद द ट्राइबलिज्म फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ सॉलिडिटी एंड लॉयल्टी अमंग मेंबर्स ऑफ अ नेशन। उसके बाद हम देखते हैं इन ग्रुप फेवरिटिज्म। तो ये इन ग्रुप फेवरेटिज्म हुआ तो सामाजिक मनोविज्ञान के शोध से पता चलता है। रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी हैज शोन दैट ह्यूमन टेंड टू फेवर मेंबर ऑफ देयर ओन ग्रुप। मनुष्य बाहरी लोगों की अपेक्षा जो स्वयं के समूह के सदस्य होते हैं उसका पक्ष लेते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? अन्य देशों के ऊपर अपना जो राष्ट्र है, अपने राष्ट्र के अंदर जो नागरिक हैं, उनके हितों को बढ़ावा देना है, उनके हितों की बात करना है, इस आशा से, इस नीति से चलना कि हम अपने जो हमारा समूह है, हमारे जो नागरिक हैं, उनके हित की बात करेंगे तो वैसी नीतियां ही हमारे लिए लाभप्रद होंगी। ये उन नीतियों में प्रकट होता है जो राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है। तो यहाँ पर है कि प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड इट्स सिटीजन एबव दोज ऑफ अदर नेशन। दूसरे नेशन के अलावा, दूसरे नेशन की जगह अपने नेशन के जो सिटीजन हैं उसको प्रायोरिटी देना। दिस कैन मैनिफेस्ट इन पॉलिसीज दैट प्रायोरिटाइज नेशनल इंटरेस्ट। तो राष्ट्रीय संप्रभुता, प्रभुता की रक्षा, राष्ट्रीय गौरव और एकता को ये बढ़ावा देती है। तो ये प्रोटेक्ट नेशनल सॉवरेनिटी एंड प्रमोट नेशनल प्राइड एंड यूनिटी। इससे नेशनल प्राइड और यूनिटी बढ़ती है। अब है टेरिटोरियलिटी। टेरिटोरियलिटी का मतलब क्षेत्रीयता।
तो ह्यूमन हैव एन नेचुरल इंक्लाइनेशन टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी, यही बात लिखी है यहाँ पर। यानी कि मनुष्य जो है अपने क्षेत्र की रक्षा और रक्षा करने के लिए उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि जो मेरा क्षेत्र है मैं उसकी रक्षा करूं, एक प्राकृतिक झुकाव होता है उसके प्रति। तो राष्ट्रवाद राष्ट्र की जो सीमा होगी और राष्ट्र की जो संप्रभुता होगी, तो नेशनलिज्म रीइंफोर्सेस दिस टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट, जो एक इंस्टिंक्ट है जो कि राष्ट्र की सीमाओं की जो वृत्ति है जिसको कहते हैं, एक इंस्टिंक्ट होता है ह्यूमन इंस्टिंक्ट, मनुष्य वृत्ति, उसी तरह से वो प्राकृतिक रूप से होता है। तो वो होता है कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारी जो टेरिटरी है, उसकी हम रक्षा करें, और उस बॉर्डर की रक्षा करने के अलावा हमारा जो राष्ट्र है उसकी सॉवरनिटी, सॉवरनिटी का मतलब अपनी संप्रभुता की रक्षा करें, कोई भी है बाहरी दबाव के आगे हम ना झुक पाए, इसकी एक भावना होती है, इसको मजबूत करता है। इससे मातृभूमि के प्रति एक मजबूत लगाव, अटैचमेंट बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की बात की गई है, और इसकी अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने की इच्छा हो सकती है। प्रिजर्व इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, तो ये नेशनलिज्म में आता है कि इसकी इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस बनी रहे। फिर एक बात है कि नीड फॉर बिलोंगिंग, अपनेपन की आवश्यकता। तो मनुष्य को, ह्यूमन हैव अ फंडामेंटल नीड फॉर बिलोंगिंग एंड सोशल कनेक्शन, मनुष्य को अपनेपन और सामाजिक संबंध की मूलभूत आवश्यकता होती है। राष्ट्रवाद एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान के साथ पहचान करने वाले व्यक्तियों के बीच एकजुटता को क्या करता है, बढ़ावा देकर समुदाय और अपनेपन की भावना प्रदान करता है। नेशनलिज्म प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग्स, एक कम्युनिटी का भावना, एक आपस में जुड़ाव का भावना देता है। कौन देता है? ये नेशनलिज्म जो है वो देता है। तो क्या करता है जब ये देगा? तो सॉलिडरिटी, मतलब हम आपस में जुड़े हैं, संबंध हैं, एमोंग इंडिविजुअल हु आइडेंटिफाई विथ अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, एक कोई कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बन जाती है, अपनी जो है एक अपनेपन की भावना बन जाती है। तो दिस कैन फुलफिल साइकोलॉजिकल नीड फॉर एफिलिएशन, जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है मनुष्य की, अपनी उस संबंधता को, हम जुड़े हैं, अपनी उस जुड़ाव की स्वीकृति देने को, उसको वैलिडेशन का मतलब कि हाँ यही सत्य है, उसके सत्यापन, मतलब यही वैलिड है, ये वैलिडेशन है, इसका सत्यता है, इसकी ठोस प्रमाणता है, इसका महत्व है, और यही हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर जो राष्ट्रवाद है वो समूह की पहचान से संबंधित है, उस समूह की, अपने समूह के प्रति वफादारी से संबंधित है, अपनी टेरिटोरियलिटी, जो अपना क्षेत्र है, जहां तक हमारा क्षेत्र है, जहां तक हमारी जगह है, उससे संबंधित है, सामाजिक संबंधों से संबंधित है। वाइल दीज इंस्टिंक्ट सर्व इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एंशिएंट ट्राइबल सोसाइटीज, ऐसी जो मूलभूत भावनाएं जो आदिम ट्राइबल सोसाइटी में थी, वही आज एटीट्यूड एंड बिहेवियर जो है नेशनल आइडेंटिटी और लॉयलिटी से संबंधित है, उसको आज भी यही बल देती हैं। उस विचार को व्यक्त इसी तरह से आज भी किया जाता है जैसे उस समय में ट्राइबल आइडेंटिटी के द्वारा वहां पर जिस तरह से अपनी भावनाओं को, साइकोलॉजी को व्यक्त किया जाता था और एकजुटता बनाई रखी जाती थी। इसी में हम फिर आगे देखते हैं, इसी कंसेप्ट को समझने के लिए, कि जब हम नेशनलिज्म में देखते हैं कि वहां पर एक टर्म आता है, द टर्म कलेक्टिव ईगोइज्म। जो नेशनलिज्म में जो लोग होते हैं, जो सारी जनता होती है, वो जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, उनके पास एक ईगोइज्म होता है जिसको कहते हैं कलेक्टिव ईगोइज्म। जब आप पढ़ेंगे तो ये शब्द नेशनलिज्म के टॉपिक में आता है, सामूहिक अहंकारवाद। वो अहंकार सामूहिक होता है, एक नेशन के सभी लोगों में कलेक्टिव रूप से वो ईगो होता है। वो ईगो किस लिए होता है? तो सामूहिक अहंकारवाद शब्द का उपयोग राष्ट्रवाद के पहलू का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिज्म वेयर इंडिविजुअल्स विद इन अ नेशन प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन नेशन ओवर दोज ऑफ अदर्स। जहां एक राष्ट्र के भीतर व्यक्ति दूसरों के ऊपर अपने स्वयं के राष्ट्र के हितों को प्राथमिकता देता है। तो जब ये ईगोइज्म होगा तभी ऐसा होता है। ईगो का मतलब एक साइकोलॉजिकल भावना है जहां पर वो अपने जो इंटरेस्ट है उसको ज्यादा महत्व देता है और अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊंचा मानता है, अपने राष्ट्र के भीतर के व्यक्तियों को दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों से, अपने हितों को दूसरे राष्ट्र के हितों से ज्यादा बेहतर मानता है और उसको प्राथमिकता देता है। तो ये टर्म को समझाया जा रहा है यहाँ पर। जो नेशनलिज्म में जब हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, ह्यूमन नेचर की, तो वहां पर नेशनलिज्म में कलेक्टिव इगोइज्म की बात आती है।
तो यही है जो एक एस्पेक्ट है, वो नेशनलिज्म का एक एस्पेक्ट को डिफाइन करता है, एक पहलू का वर्णन करता है। ये अवधारणा जो है, ये जिसको कहते हैं दिस कंसेप्ट ड्रॉ फ्रॉम द आइडिया ऑफ इगोइज्म। तो वही कहते हैं कि ये आइडिया है, कहां से आता है? ड्रॉ फ्रॉम द आइडिया ऑफ इगोइज्म। तो इगोइज्म क्या है? ये एक फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है दैट एम्फेसाइजेज, जो इस बात पर जोर देता है, सेल्फ इंटरेस्ट एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन एक्शन एंड मोटिवेशन। जो मानव का जो भी कार्य होता है, उसको जो प्रेरणाएं होती हैं उस कार्य को करने के पीछे, उसकी जो प्रेरक शक्ति होती है, वो स्वहित पर जोर देती है। अब देखते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के संदर्भ में अगर हम समझेंगे तो ये जो कलेक्टिव ईगोइज्म है, ये जो नेशनल इंटरेस्ट है, इसकी सामूहिक खोज को संदर्भित करता है, अक्सर अन्य राष्ट्र या समूह की कीमत पर। इसी को बाहर लिखा है, कलेक्टिव परसूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर नेशंस और ग्रुप। मतलब दूसरे नेशन की कीमत पर का मतलब दूसरे नेशन को नुकसान भी हो जाए, दूसरे नेशन के साथ थोड़ी ऊंच नीच भी हो जाए, लेकिन हमें अपना कलेक्टिव इगोइज्म जो है, हमको उसके परस्यूट में, उसके कलेक्टिव परस्यूट का मतलब होता है कि हमें सामूहिक रूप से उसको फॉलो करना है, उसको उसके पीछे चलना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अपने सामूहिक स्वार्थ में अपने राष्ट्र राज्य की समृद्धि, सुरक्षा और शक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एडवांस द प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी एंड पावर ऑफ देयर नेशन स्टेट। कोई भी जो कलेक्टिव सिटीजन्स हैं, वो अपने जो उनका नेशन है, उसी की प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी और पावर को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। अब हियर इज व्हाई नेशनलिज्म कैन बी सीन एज कलेक्टिव ईगोइज्म। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि नेशनलिज्म को देख सकते हैं कि कलेक्टिव ईगोइज्म ही है? फोकस ऑन नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस होता है। तो राष्ट्रवाद क्या करता है? राष्ट्र राज्य के हित को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने पर जोर देता है। इसमें आर्थिक हित है, उस राष्ट्र की सुरक्षा चिंताएं हैं, भैया राष्ट्र की सुरक्षा है, उसकी कैसी चिंताएं होंगी, राष्ट्र की जो संस्कृति है उसका संरक्षण कैसे होगा, और राजनीतिक संप्रभुता जो उस राष्ट्र की है वो कैसे कायम रहे, उसके बारे में होगा। ये सब हित हैं। राष्ट्र के भीतर जो व्यक्ति होगा, इन राष्ट्रीय हितों को अन्य राष्ट्रीय समूह हैं उनके ऊपर प्राथमिकता देंगी। इंडिविजुअल्स विद इन द नेशन प्रायोरिटाइज दीज नेशनल इंटरेस्ट ओवर दोज ऑफ अदर नेशन और ग्रुप। इसी बात को यहाँ कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट, यानी कि कंपटीशन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। तो राष्ट्रवाद क्या करता है? अक्सर राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की ओर जाता है। ऑफन लीड्स टू कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट, क्योंकि वे संसाधन, क्षेत्र और प्रभाव के लिए होड़ करते। हर राष्ट्र जो है अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करे, संसाधनों पर अधिकार करे, अपना क्षेत्र बढ़ाए, टेरिटरी बढ़ाए और अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाए, उसके लिए होड़ करते हैं। आज भी हम देखते हैं चीन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, चाहे दक्षिण चीन सागर में हो, चाहे उनकी बाउंड्री से जुड़े और भी देश हो, हमेशा अपनी बाउंड्री के दायरे में भी और दूसरे देशों में भी इंफ्लुएंस बढ़ाने के लिए, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए परेशान है। अमेरिका ऐसा करता रहा है, अब उसका थोड़ा सा चीन के चलते उसकी शक्ति में उसको कहीं रुकावट या अवरोध जैसा लग रहा है। रिसोर्स के लिए हमने देखा है कि हम ब्रिटिश के कॉलोनी थे, वो भी रिसोर्स की ही होड़ थी, टेरिटरी इन्फ्लुएंस सबकी होड़ थी। ये प्रतिस्पर्धा रहती है। ये प्रतिस्पर्धा गतिशील प्रत्येक राष्ट्र के सामूहिक अहंकार को दिखलाता है। यही है कलेक्टिव इगोइज्म ऑफ ईच नेशन। ये जो प्रतिस्पर्धा है, इसी से मालूम चलता है कि वहां का जो सामूहिक अहंकार है, कलेक्टिव इगोइज्म है, क्योंकि वो कलेक्टिव इगोइज्म ही चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हम अपने शक्ति को और अपने लाभ को बढ़ा लें, इनहेंस देयर ओन पावर एंड एडवांटेज इन द इंटरनेशनल एरिना। अब आगे देखते हैं, अस वर्सेस देम मेंटलिटी। वो देम उनकी जो एक मानसिकता होती है। तो राष्ट्रवाद में हम बनाम वो दूसरा कोई व्यक्ति, हम अलग है वो अलग है, ये जो मानसिकता है इसको बढ़ावा मिलता है। यहाँ व्यक्ति स्वयं के राष्ट्र को दूसरे की तुलना में स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ श्रेष्ठ मानेगा। तो सब श्रेष्ठ मानेगा तो क्या चाहेगा कि हम जब श्रेष्ठ है तो हमारे कुछ अधक अधिकार हो, हमारे जो अधिकार हो विशेषाधिकार हो। इसी बात को यहाँ लिखा गया, इनहेरेंट सुपीरियर और डिजर्विंग ऑफ प्रिविलेज कंपेयर टू अदर्स, दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड सुपीरियरिटी। इस तरह का जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी और सुपीरियरिटी होता है, यानी सामूहिक पहचान और श्रेष्ठता की जो भावना होती है,
ये सामूहिक अहंकार की धारणा को पुष्ट करती है, क्योंकि व्यक्ति दूसरे पर अपने राष्ट्र की भलाई और सफलता को प्राथमिकता देते हैं। इंडिविजुअल प्रायोरिटाइज द वेलबींग एंड सक्सेस ऑफ देयर ओन नेशन ओवर अदर। यानी कि नेशनलिज्म की धारणा में यह है कि एक नेशनलिस्ट व्यक्ति अपने राष्ट्र की भलाई और सफलता को प्राथमिकता देता है। डिफेंस ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, डिफेंस राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा। राष्ट्रवादी राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा की वकालत करते हैं। एडवोकेट द डिफेंस ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। अपने राष्ट्र के मामलों में बाहरी प्रभाव, मेरा राष्ट्र का मामला है, इसमें कोई बाहरी प्रभाव या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसका विरोध होगा, क्योंकि अगर हस्तक्षेप होगा तो संप्रभुता कहाँ रहेगी। तो संप्रभुता की रक्षा होगी। संप्रभुता की जो रक्षा है ये राष्ट्र के सामूहिक अहंकार को दर्शाती है, क्योंकि व्यक्ति आत्मनिर्णय और स्वायत्ता के अपने अधिकार का दावा करते हैं। क्योंकि कलेक्टिव इगोइज्म भी है कि हर व्यक्ति ये कहता है कि हम आत्मनिर्णय लेते हैं, हमारा निर्णय स्वतंत्र है। आत्मनिर्णय वैसे व्यक्ति का आत्मनिर्णय उसके खुद का निर्णय है, इसलिए पूरे कलेक्टिव इगोइज्म का मतलब वो जो सारे व्यक्तियों का समूह जो राष्ट्र बनाता है, वो राष्ट्र खुद निर्णय लेगा, वो राष्ट्र का आत्मनिर्णय है, वो राष्ट्र स्वायत्त होगा। यानी reflects the collective egoism of the nation as individual assert their right to self determination and autonomy। तो ये नेशनलिज्म में होगा। वाइल नेशनलिज्म कैन प्रमोट यूनिटी, जबकि राष्ट्रवाद एक राष्ट्र के भीतर एकता और एकजुटता को बढ़ावा दे सकता है, तो जो कलेक्टिव इगोइज्म है पर इसका जोर राष्ट्रों के बीच तनाव और संघर्ष में भी योगदान दे सकता है। तो जो कलेक्टिव इगोइज्म की बात है, यहाँ पर कलेक्टिव इगोइज्म से राष्ट्रों के बीच संघर्ष भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की कीमत पर अपने नेशनल इंटरेस्ट के पीछे भागेगा। सामूहिक ये जो कलेक्टिव इगोइज्म है, इससे कभी कभी जो उस राष्ट्र के भीतर अलग बाहर के लोग हैं, अलग देश के लोग हैं, या कोई अल्पसंख्यक समूह है, उसके प्रति शत्रुता जन्म ले सकती है। यहाँ अगर हम ब्लॉक में जाएं तो ये कलेक्टिव इगोइज्म को हम यहाँ पाते हैं। इन दिस सेंस इट इज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इगोइज्म। What is nationalism? Nationalism is a compound of many factors, some of which have their roots in human nature and many of which has a long history। इसी में आगे कहते हैं कि to discover it is a difficult undertaking and to define it in succinct phrase is even more difficult। In one sense it is extension of group to which one belong, in this sense it is form of collective egoism। इसी collective egoism को समझाया गया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। अब हमें राष्ट्रवाद में एक महत्वपूर्ण विषय जो समझना है, जो एक अंतर समझना है, वो है नेशनलिज्म एंड रिलेटेड टर्म्स। मतलब राष्ट्रवाद और उससे संबंधित कुछ शब्द हैं और उन सब के बीच क्या अंतर है, हमें इसे समझना है। तो इसे समझने के लिए से हमने राष्ट्रवाद को समझा एक बेसिक कंसेप्ट के तौर पर। तो राष्ट्रवाद के साथ दो तीन और शब्द आते हैं, जैसे कि नेशन है, तो एक स्टेट वर्ड है, और फिर एक है नेशन स्टेट, और फिर एक है नेशनलिज्म। जो स्टेट है इसके बारे में हमें पता है, द टर्म स्टेट इज अ लीगल इंस्टीट्यूशन। एक लीगल इंस्टीट्यूशन है, एक कानूनी संस्था है, एंड यूजुअली रेफर टू अ ह्यूमन कम्युनिटी। अब जो संस्था है स्टेट, वो लोगों से मिलकर बनी होती है, लोगों की कम्युनिटी होती है, that claim the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory। अब हम राज्य को डिफाइन करें तो हमें राज्य के चार तत्वों के बारे में मालूम, जिसमें कि टेरिटरी होगी, उसके अंदर पॉपुलेशन होगा, सॉवरिटी होगी, गवर्नमेंट होगा, तो ये हो गया स्टेट। लेकिन मान लीजिए जो बाउंड्री है, अब यहाँ पर दो बात हो सकती है। जैसे हमने नेशन को डिफाइन किया, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को डिफाइन किया, अब कोई बाउंड्री है, और वो बाउंड्री तो हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन, ब्रिटेन की बाउंड्री, उसने अपनी बाउंड्री को फैलाते 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 कई देशों को अपनी बाउंड्री के अंदर ले आए, अपना राज्य बहुत बड़ा कर लिया, लेकिन वो नेशन तो नहीं हो गए, एक जुड़ाव तो नहीं था, एक ट्राइबल, वो जो साइकोलॉजिकल, जैसे हमने कलेक्टिव इगोइज्म की बात की, वो तो नहीं थी। तो यहाँ पर इसी सारे कंसेप्ट को हम समझेंगे कि स्टेट तो बाउंड्री रिलेटेड हो गया। अब नेशन क्या हुआ? नेशन स्टेट यानी जितना नेशन है उतना ही स्टेट है, यानी जो बाउंड्री है उसके भीतर जो लोग हैं वो आपस में पूरी एक भावना और अपने एक कल्चर, लीनियज, लैंग्वेज, पास्ट एफिनिटी, इनसे पूरे जुड़े हुए हैं। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ समझते हैं कि नेशन इज अ ह्यूमन ग्रुप कॉन्शियस ऑफ फॉर्मिंग अ कम्युनिटी, जिसको एक कॉमन कल्चर जोड़ता है, जिसको एक टेरिटरी जोड़ता है,
जिसका एक कॉमन पास्ट है। तो ये जो नेशन है, इसके जो 5 डायमेंशन है, जो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, जो हमने अभी समझा कि आपस में एक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक कल्चरल डायमेंशन है, एक टेरिटोरियल डायमेंशन है, एक पॉलिटिकल डायमेंशन है, एक हिस्टोरिकल डायमेंशन है। और जब नेशन स्टेट कहते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ए काइंड ऑफ स्टेट विच एज मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स एंड विच सीक टू यूनाइट इट पीपुल बाय मींस ऑफ होमोजेनाइजेशन क्रिएटिंग ए कॉमन कल्चर सिंबल। यानी स्टेट भी वहीं तक है जहां तक नेशन है। यानी कि ऐसा नहीं है कि नेशन से ज्यादा स्टेट की बाउंड्री बहुत दूर तक फैली है और जो यहाँ तक फैली है कि वहां के लोगों से हम जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसी को हम और डिटेल में यहाँ समझ सकते हैं कि द पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजी डिफेंडिंग द नोशन दैट द स्टेट एंड द नेशन शुड बी कंग्रुएंट। नहीं, राष्ट्रवाद का राजनीतिक चरित्र इस धारणा का बचाव करना है कि राज्य और राष्ट्र को, यानी नेशन स्टेट जब हम कहते हैं तो दोनों एक दूसरे से मिले जुले हों, सर्वांगसम हो। जितना बड़ा नेशन हो उतना ही बड़ा स्टेट हो। तो ये कहते हैं कंग्रुएंट, रिजॉल्व अराउंड द कंसेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट हो गया। दिस पर्सपेक्टिव assert that the boundaries of the state should align with the boundaries of the nation। यानी दोनों की बाउंड्री जो है, राज्य की जो सीमा है और राष्ट्र की जो सीमा है, सब एक ही जैसी है। राष्ट्र को पहचान, संस्कृति, भाषा, इतिहास की जो साझी भावना से परिभाषित किया जाता है, तो राष्ट्र राज्य वही सामने आएगा। तो इसकी जो मुख्य बातें होंगी नेशन स्टेट की, वो होंगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, राष्ट्रवादी विचारधाराएं जो राज्य और राष्ट्र के बीच एक जो कंग्रुएंस जो है, यानी कि एक जो अनुरूपता है, उसकी जो वकालत करती हैं, राष्ट्र राज्य की क्षेत्रीय अखंडता पर जोर देती है। क्षेत्रीय अखंडता है कि राज्य की सीमाओं को राष्ट्र के सदस्यों के द्वारा बसाए गए सभी क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्र की मातृभूमि राज्य के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह एकीकृत है। दे आर्ग्यू दैट द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट शुड इनकम्पास ऑल टेरिटरी इनहेबिटेड बाय मेंबर ऑफ द नेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उस नेशन से जुड़ाव महसूस करते हैं वो राज्य की सीमा खत्म हो गई और कुछ लोग उस बाउंड्री के बाहर हैं, यानी दूसरे स्टेट के पार्ट बने हुए हैं। अगर एक स्टेट बने तो उन्हीं लोगों से, पूरे लोगों से बनना चाहिए जो उसमें रहते हैं और आपस में एक नेशन के रूप में साइकोलॉजिकली कनेक्टेड भी हैं। इस बात को ये बल देता है। द नेशंस होमलैंड इज फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द स्टेट ज्यूरिडिक्शन। वो नेशन जहां तक है, जहां तक उसकी बाउंड्री होमलैंड है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द स्टेट ज्यूरिसडिक्शन। उसके ज्यूरिसडिक्शन का मतलब जैसे हमने कहा कि जो लीगल इंस्टीट्यूशन है, जहां तक टेरिटरी है, जहां तक उसका अधिकार है, कानून चलता है, उसमें पूरी तरह एकीकृत हो। आगे है होमोजेनिटी एंड यूनिटी। राज्य और राष्ट्र के बीच, यानी नेशन स्टेट की हम जब बात कर रहे हैं तो जो राज्य है और जो राष्ट्र है उसके बीच जो अनुरूपता को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रवादी राजनीति अक्सर राष्ट्र राज्य के भीतर एक रूपता और एकता को प्राथमिकता देती है। होमोजेनिटी एंड यूनिटी, वे नागरिकों के बीच सामंजस्य और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक जो राष्ट्रीय पहचान है, वो एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान हो, ऐसी भाषा हो, ऐसी संस्कृति हो जो आपस में सबको जोड़ती हो। दे में एडवोकेट फॉर अ पॉलिसीज एम्ड एट प्रमोटिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। एक ही कॉमन नेशनल आइडेंटिटी हो, लैंग्वेज हो और कल्चर हो, उससे क्या है कि जुड़ाव महसूस होगा, आपस में होमोजेनिटी होगी, यूनिटी होगी। तो ये नेशनलिज्म में सब एकता नहीं होगी, आपस में जुड़ाव नहीं महसूस होगा, तो फिर वो नेशन का कंसेप्ट ही नहीं निकल कर सामने आएगा। उसी तरह नेशन बिल्डिंग है, तो नेशन बिल्डिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स सब्सक्राइबिंग टू दिस आइडियोलॉजी में एंगेज इन नेशनल बिल्डिंग एफर्ट। इस विचारधारा की सदस्यता लेने वाले सरकारें और राजनीतिक आंदोलन राष्ट्रीय पहचान और विपणन के बंधन को मजबूत करने के लिए राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में संलग्न हो सकते हैं। प्रमोशन ऑफ नेशनल सिंबल, हिस्टोरिकल नैरेटिव, एजुकेशनल करिकुला दैट रिइंफोर्स द शेयर्ड हेरिटेज एंड वैल्यू ऑफ द नेशन। राष्ट्र राज्य की प्रमुख बातें होती हैं कि जो आपस में उनके सिंबल होंगे वो उनमें प्रेरणा जगाएंगे, जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स होंगे, एजुकेशनल क्यूरिकुलम होगा, वो ऐसा होगा कि उनमें एक साझा विरासत और मूल्यों को सुदृढ़ करेगा। शेयर हेरिटेज एंड वैल्यूज को जो नेशन के हैं उसको सुदृढ़ करेगा। अल्पसंख्यक अधिकार और उनको आत्मसात करने का मतलब राज्य और प्रमुख राष्ट्रों के बीच जो आपस में अनुरूपता है उस पर जोर देते हुए राष्ट्रवादी विचारधाराएं राष्ट्र राज्य के भीतर अल्पसंख्यक समूह की स्थिति को भी संबोधित कर सकती है। तो कुछ राष्ट्रवादी आंदोलन अल्पसंख्यक संस्कृतियों और पहचानों को प्रमुख राष्ट्रीय संस्कृति में आपस में मिलाने की वकालत करते हैं, जबकि बहुत सारी ऐसी नीतियां होती हैं जो ऐसी बातों को बढ़ावा देती हैं कि
अल्पसंख्यक समूह है तो उनके अपने अधिकार है, वो अलग रहे, उनकी रक्षा हो, और वो भी एक व्यापक राष्ट्रीय पहचान की ही पुष्टि करते हैं। तो नेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सब आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उसमें जो कुछ अल्पसंख्यक हैं या जो बाहर देश से आकर वहां रह रहे हैं, जिनकी अलग पहचान है, उनको भी हम उसी तरह से एसिमिलेट होकर अपने जैसा हो जाने के लिए प्रेरित करें या उनके लिए पॉलिसी बनाए। उनको हम अलग रहने भी दे सकते हैं। माइनॉरिटी राइट एसिमिलेशन नेशन स्टेट की एक खास बात। रेसिस्टेंस टू सेपरेटिज्म, राज्य और राष्ट्र के बीच सामंजस्य की वकालत करने वाली राष्ट्रवादी विचारधाराएं अक्सर अलगाववादी आंदोलनों का विरोध करती। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो होगी वो कभी भी जो राज्य है जिस जो और राष्ट्र है, और जो राज्य और राष्ट्र आपस में कन्ग्रुएंस है, इनके बीच कन्ग्रुएंस है, वो कभी भी अलगाववादी आंदोलन का समर्थन नहीं करेगी, उसका विरोध करेगी। चाहे वो जातीय हो, चाहे सांस्कृतिक हो, या क्षेत्रीय पहचान के नाम पर हो, किसी भी नाम पर जो अलगाववादी आंदोलन उसका समर्थन नहीं होगा, क्योंकि वैसे आंदोलन राजनीतिक सीमा को फिर से परिभाषित करना चाहेंगे, और इस तरह के जो आंदोलन होंगे जो सीमाएं स्थापित हैं उसको चुनौती देंगे। और जब इसको चुनौती देंगे तो क्या होगा, राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत को कमजोर करेंगे। ये संप्रभुता का सिद्धांत कमजोर हो जाएगा तो राष्ट्र राज्य की एकता खतरे में पड़ जाएगी। वो क्या करेंगे, सीक टू रीड्रॉ पॉलिटिकल बाउंड्रीज बेस्ड ऑन इथनिक, कल्चरल और रीजनल आइडेंटिटी। इथनिक सिटी अलग है तो मेरा बाउंड्री अलग कर दो, नॉर्थ ईस्ट कहेगा अलग हो जाओ। कल्चर अलग है, तमिल बोलेंगे हमारा कल्चर अलग है, हम अलग आ जाते हैं। रीजनल आइडेंटिटीज का मतलब होता है कोई रीजन कहेगा मेरी आइडेंटिटी अलग है, जम्मू कश्मीर, हम अलग हो जाते हैं, तो हमारा नेशन स्टेट खतरे में पड़ जाएगा। तो इसको नहीं होने दिया जाएगा, इसीलिए अलगाववाद का प्रतिरोध होगा। फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, राजनीतिक रूप से राज्य और राष्ट्र के बीच जो अनुरूपता है उसको बढ़ावा देने वाली राष्ट्रवादी विचारधाराएं किसी राष्ट्र की विदेश नीति के उद्देश्यों को प्रभावित कर सकती हैं। जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज होती हैं जो प्रमोट करती हैं कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द स्टेट एंड नेशन, में इन्फ्लुएंस एंड नेशंस फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या है, सरकार अपने देश की संप्रभुता पर जोर देने, हर सरकार चाहेगी कि मेरी देश की जो संप्रभुता है उसकी ज्यादा सुरक्षा हो, उस पर जोर देगी, उसके लिए ज्यादा सतर्क रहेगी, सचेत रहेगी, और उसकी जो सीमा है उस पर जो बाहरी खतरे हैं, जो चुनौतियां हैं, उसके प्रति सचेत रहेगी, अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के प्रति सचेत रहेगी। इसके लिए जो राजनीतिक प्रयास हैं उसको वो करेगी और उसको वो प्राथमिकता देगी। तो सारे राजनीतिक प्रयास जब इसी के लिए होंगे तो फॉरेन पॉलिसी इंप्लीकेशन का मतलब होते हैं कि यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी होते हैं वो इस तरह से संचालित होते हैं जो राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता को ध्यान में रखकर उसकी प्राथमिकता के साथ होते हैं। ओवरऑल द पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ नेशनलिज्म एडवोकेटिंग फॉर द कन्ग्रुएंस बिटवीन द स्टेट एंड नेशनल एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। इस तरह के जो राज्य और राष्ट्र के बीच सामंजस्य की वकालत करने वाला जो राष्ट्रवाद होता है, इसका जो राजनीतिक चरित्र होता है वो एकता, पहचान और संप्रभुता के महत्व पर जोर देता है। इट सीक्स टू अलाइन पॉलिटिकल बाउंड्रीज विद द कल्चरल एंड सोशल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या हुआ, पॉलिटिकल बाउंड्रीज हुआ कि देश की सीमा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, और कल्चरल एंड सोशल बाउंड्रीज जो हुआ जो नेशन जहां से जहां तक का जुड़ाव है वो दोनों जो है आपस में एक ही जैसे हो, यानी जहां तक बाउंड्री हो वहां तक सभी लोग एक ही नेशन को फील करें, एक ही भावनाओं से जुड़े हों, एक ही कल्चर, एक ही सोशल जो उनका जुड़ाव है वो उनमें बना रहे। जैसे भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कामरूप से कच्छ तक हमारा जो टेरिटरी है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो कॉन्सियसनेस भी सब एक ही है, सब हम भारत से जुड़ाव महसूस करते हैं। ऐतिहासिक काल से लेकर आज तक सब इंटीग्रेटेड है, पॉलिटिकल कम्युनिटी भी है, और शेयर्ड वैल्यू और हेरिटेज, हमारी अपनी एक जो वैल्यू सिस्टम है, हमारी जो भारतीय वसुधैव कुटुंबकम वाली जो वैल्यू है वो भी एक दूसरे को हमेशा जुड़ाव की तरह जुड़ी रहती है, सबको जुड़ाव के साथ जोड़े रखती है। तो ये हम राज्य और राष्ट्र के संदर्भ में इसको हम देखते। अब हम यहाँ देखते हैं द टर्म नेशन स्टेट, तो क्या है, रेफर्स टू अ पॉलिटिकल एंटिटी in which the boundaries of the state largely coincide with the boundaries of a single nation। उसी बात को यहाँ और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो अगर नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो जो बाउंड्री ऑफ स्टेट है, स्टेट की जो बाउंड्री है वो कॉन्साइड करेगी बाउंड्री ऑफ सिंगल नेशन, जैसे हमने भारत का एग्जांपल देके बताया। इन अदर वर्ड्स इट्स अ स्टेट where the majority of the population, तो जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो क्या करती है, शेयर अ कॉमन कल्चरल, लिंग्विस्टिक, इथनिक और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी।
तो चाहे कल्चरल हो, सांस्कृतिक हो, भाषा संबंधी हो, इथनिक हो, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी जो है वो शेयर करती है कॉमन, ऑफन रेफर्ड टू एज अ नेशन। अब इसके मोर डिटेल में यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। तो नेशन क्या है? अ नेशन टिपिकली रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि यहाँ पर हमें इस प्रश्न का जवाब ढूंढना है, नेशन क्या है, नेशन स्टेट क्या है, नेशनलिटी क्या है, तो इसीलिए इसको हम फिर से एक बार और बेहतर समझने के लिए देख रहे हैं कि जो नेशन है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, चाहे कल्चर का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो, लैंग्वेज का हो, हिस्ट्री का हो, इथनिसिटी का हो, वैल्यू का हो, मूल्यों का हो। नेशन ऑफन हैव अ कलेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आपस में सबकी जो आइडेंटिटी है कलेक्टिव है, बिलोंगिंग्स, इससे हम संबंध रखते हैं। तो ये कहता है कि इम्पोर्टेंटली a nation does not necessarily need to have its own state or political entity to exist। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक नेशन हो तो उसको एक राज्य यानी जिसकी एक बाउंड्री डिफाइंड है उसकी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हम जब प्योर डेफिनेशन समझ रहे हैं तो हो सकता है कि एक नेशन किसी बाउंड्री से डिफाइंड ना हो, उसके परे भी हो, कि उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल इंटिटी के रूप में एग्जिस्ट करे, एक नेशन के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है, एक बंधन के रूप में, एक संबंध के रूप में जो दूसरों को बांधता है अपने पास्ट को लेके, अपने उस सेंस को लेके, अपनी साइकोलॉजी को लेके, अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेके, अपने कल्चर को लेके, तो वो हो सकता है। अब स्टेट क्या है? तो स्टेट को क्लियर किया कि स्टेट इज अ पॉलिटिकल इंटिटी। अब जब स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई जो साइकोलॉजिकल थॉट वाली या बिलोंगिंग वाली या कॉमन पास्ट वाली बात है उससे संबंध नहीं है। ये मुख्य रूप से एक पॉलिटिकल इंटिटी है दैट हैज अ डिफाइंड टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, एक गवर्नमेंट है, एंड कैपेसिटी टू इंटर रिलेशन विद अदर स्टेट, यानी संप्रभुता है। स्टेट आर रिकॉग्नाइज्ड एज सॉवरिन एंटिटी। तो जो चार जो हैं खास बातें स्टेट की, तो इसको हमने चर्चा तो कर ही लिया है। विद द अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉ, ये अपने लॉ को इनेक्ट कर सकता है, गवर्नेंस प्रोवाइड कर सकता है, एंड रिप्रेजेंट देयर सिटीजन डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। डोमेस्टिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि अब उसके सीमा के भीतर जो लोग हैं उसको वो रिप्रेजेंट करता है, ये देश उनका है, और विश्व में कहीं भी वहाँ के लोग जो हैं तो वो उनको रिप्रेजेंट करता है कि वो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं कि पासपोर्ट कौन कहाँ का रखता है, पासपोर्ट है वो वहाँ का नागरिक है, वो देश वो कहीं भी हो, कहीं भी उसकी कोई समस्या हो तो वो देश उसकी समस्याओं को लेकर विश्व पटल पर सामने आता है। अब नेशन स्टेट, अ नेशन स्टेट इज अ स्टेट वेयर द मेजॉरिटी पॉपुलेशन शेयर अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। तो नेशन स्टेट है तो एक नेशनल आइडेंटिटी होगा। इन अ नेशन स्टेट द डोमिनेंट कल्चरल, लिंग्विस्टिक और इथनिक ग्रुप टिपिकली कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब सभी लोग तो वैसे नहीं होंगे नेशन के भीतर, तो उसमें आजकल तो मिश्रण है, अलग अलग जगह में अलग अलग जगहों के लोग जाकर काम, अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के लोग जाकर हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। अमेरिका में कई भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, भारत में भी अलग कई देशों के लोग रहते हैं, काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से जुड़ाव तो महसूस नहीं करेंगे, यहाँ के डोमिनेंट कल्चर का हिस्सा तो नहीं है, यहाँ के लिंग्विस्टिक एथनिक ग्रुप तो नहीं है। तो वो मेजोरिटी पॉपुलेशन कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं से बना हो। एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द स्टेट एपेरेटस। तो ये बात हमने यहाँ समझी कि मेजोरिटी पॉपुलेशन शेयर ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, द डोमिनेंट कल्चर जो है वो कंस्टिट्यूट द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो वो मेजोरिटी होगा, लेकिन सभी वो नहीं होंगे। मेजोरिटी हो सकता है, मतलब कुछ माइनॉरिटी भी है, मेजोरिटी का मतलब जो मेजोरिटी है तो वहाँ कुछ माइनॉरिटी भी है, सभी होमोजेनाइज्ड नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, अब ये जो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज्ड इन द मॉडर्न इरा, ये आधुनिक समय का एक कंसेप्ट है, पार्टिकुलरली विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द कंसोलिडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड सॉवरिन स्टेट इन यूरोप। यूरोप में जब सॉवरिन स्टेट का उदय होने लगा 17वीं शताब्दी के बाद, उस समय ये कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया, मुख्य रूप से यूरोप में जो जुड़ाव के आधार पर, अपने कॉमन कल्चर, लिंग्विस्टिक, इन सब आधार पर जो नेशन सामने आए, जर्मनी आया, फ्रांस आया, ऑस्ट्रिया आया, ये सब एक नेशन, यूके, तो वहां पर ये सॉवरेनिटी का कंसेप्ट आया, नेशन स्टेट का कंसेप्ट सामने आया।
The term nation state emphasizes the close relationship between the nation and state, where the state serve as the political expression, जहाँ state है वो political expression है इसका national identity का. However, it's important to note that not all states are nation state. याद रखिए, हर state nation state नहीं है. सम स्टेट्स आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल नेशन. बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसके अंदर बहुत सारे नेशन हो सकते हैं या इथनिक ग्रुप हो सकते हैं. इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेगा गवर्नेंस में, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में. Additionally, the concept of the nation state has been challenged and redefined in the context of globalization. अब ग्लोबलाइजेशन के समय में, या माइग्रेशन वर्ड भी है, ग्लोबलाइजेशन भी है. ग्लोबलाइजेशन में तो बाउंड्री लूज हो जाती है. व्यापार के लिए सिर्फ पैसे एक देश से दूसरे देश नहीं जाते हैं, सिर्फ सामान एक देश से दूसरे देश नहीं जाता है, लोग भी एक देश से दूसरे देश जाते हैं. जब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अलग अलग देशों में रह रहे हैं, जर्मनी में भारतीयों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा हो जाती है और डिफाइन करने में अब समस्या आती है. माइग्रेशन होता है, मल्टी कल्चरलिज्म. तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एक ही देश में कई कल्चर हैं, तो ये लीडिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन गवर्नेंस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. तो यहाँ पर नेशन स्टेट के कंसेप्ट को एक तरह से ये एक चैलेंज मिलता है. नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में कम से कम मेजोरिटी जो होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए एक कॉमन कल्चर या लिंग्विस्टिक या कॉमन पास्ट से जुड़ाव रखने वाली. अब ये उसको चैलेंज मिलता है, मतलब उस पर संकट है. अब ये मेजोरिटी को एक चैलेंज होता है. अब यहाँ कहते हैं नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजी and sentiment revolves around the belief that the nation is the fundamental unit. इसी सिद्धांत के आसपास ये घूमता है कि नेशन ही फंडामेंटल यूनिट है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का, एंड दैट द इंटरेस्ट हो या उनकी आइडेंटिटी हो, उनका जो भविष्य हो, डेस्टिनी हो, शुड बी पारामाउंट. नेशन का ये पारामाउंट यानी कि सबसे अधिक महत्व का होना चाहिए. तो एक समझते हैं इसमें कि नेशनलिज्म आइडियोलॉजी है एंड सेंटिमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विथ वंस नेशन. अपने नेशन के साथ जो एक जुड़ाव है, आइडेंटिफिकेशन या उससे पहचान हमारी बनती है, तो ये नेशनलिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो महत्व देती है नेशन एज द सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल लाइफ. और ये क्या करेगा, एडवोकेट फॉर द इंटरेस्ट, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन. नेशन फर्स्ट, नथिंग एल्स. Nationalism often involves a sense of pride, loyalty, and solidarity with fellow member of the nation. तो नेशनलिज्म हमारे अंदर एक प्राइड को बढ़ावा देता है, लॉयलिटी, वफादारी को बढ़ावा देता है, और हम आपस में एक दूसरे के साथ जो संबंध में होते हैं, एक आपस में जो भावना रखते हैं, सद्भावना रखते हैं अपने फेलो मेंबर्स के साथ, अपने सिटीजन के साथ, उस नेशन के सभी और मेंबर्स के साथ. और ये हमें एक प्राउड भी देता है, और ये हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन और ऑटोनॉमी के लिए भी प्रेरित करता है कि अब हर नेशन, कोई भी नेशन नहीं चाहेगा कि हम किसी के गुलाम रहें, वो हमारी ऑटोनॉमी बने, हम सेल्फ डिटर्मिनेशन ले सके. तो इसी को यहाँ पर और विस्तार से समझाया गया है. स्टेट को भी हम समझ चुके हैं.